हाँ, तो आपके भी लगेंगे मोस्ट प्रोबेबली। बहुत ठंड हो गई मौसम। अभी तो बढ़ेगी ठंड। यस ऑब्वियसली। अभी तो बारिशें होंगी ऐसा सुनाई दे रहा है। चलिए एनीवेज, होगी तो देखेंगे। सो एनीवेज, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। वेलकम बैक टू लर्नर्स अकेडमी आफ्टर ए लॉन्ग 10 और 12 डे हॉलीडे। वेकेशन ही कह सकते हैं इसको तो। एंड दिस इज ऑफिशियली द फर्स्ट क्लास ऑफ ईयर 2024, राइट? राइट। टॉपिक नेम आज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो हम लास्ट कर रहे थे। एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं क्या कर रहे थे लास्ट में और अभी आज क्या करना है, राइट? सो एक्सरसाइज नंबर 11.2 का इंट्रोडक्शन कर रहे थे जैसा आपने कहा, राइट? ये हम कर रहे थे। ये करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस नहीं हुआ, राइट? एंगल, एंगल भी नहीं हुआ। एंगल बिटवीन टू लाइन से स्टार्ट करना है, जैसे जितना कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट क्लास टू दिस क्लास, राइट ना? ये कैसे जाएगा? क्योंकि इसमें तो 2 पॉइंट्स गिवन। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडेस टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्विकली रिकॉल करो क्या क्या हमने किया। एक्सरसाइज 11 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है, राइट? इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया है ना, 11.2 में टोटल हमको क्या क्या चीज पढ़नी थी। तो फटाफट से रिकॉल करो। पार्ट 1 में हमने ये सब कवर किया है क्या? इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, नॉट ऑन ए प्लेन, इन स्पेस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। ये पार्ट हमने कवर कर लिया है। ये भी दो तरीके से था। एक तरीका क्या था कि व्हेन व्हेन a point and a parallel vector is given, right? A parallel vector is given। ये तो था पहला केस। और दूसरा केस क्या था? when 2 points are given, right? तो ये दोनों चीजें हमने कवर कर ली। इसका इंट्रोडक्शन विथ कंप्लीट डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में कवर किया। when 2 points are given, यहाँ पे जब एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर गिवन होता है तो वो जो पॉइंट है वो तो वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है और जो पैरेलल वेक्टर है वो वेक्टर बी रिप्रेजेंट करता है। और इक्वेशन बनती है वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, राइट? ओके। और यहाँ पे आओ, जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो दोनों पॉइंट्स ए और बी, वेक्टर ए और बी उन दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो इक्वेशन करीब करीब ऐसी बनती है, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स, बस यहाँ पे जो ये बी वेक्टर डायरेक्शन चाहिए होती है ये इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस बन जाती है, बी माइनस ए। ठीक है, ये हमने सीखा। तो ये तो हमने कर लिया। अब करना क्या है, आज क्या करना है, मतलब आज नेक्स्ट टॉपिक में हमको क्या करना है? सबसे पहले तो हमको, जैसा आप टॉपिक देख पा रहे हो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये बड़ा इजी सा टॉपिक है। बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा ना। अब जो उसके अगला जो टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। जब भी अपन दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्वियसली हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस है ये भी फिर दो टाइप से सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस क्या होती है वो बताना पड़ेगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं एक दो तीन टॉपिक हो गए। हालांकि ये दोनों टॉपिक कनेक्टेड है, एक चीज समझ में आ जाएगी तो दूसरी जल्दी समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ एक दो तीन चीजें हैं जो इस वाले पार्ट में हमको कवर करनी है। ये वाला पैकेज हो गया है बिफोर वेकेशन और ये अब करना है आफ्टर वेकेशन। सो ऑफिशियली दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ ईयर 2024। एक साल हो गया हमको पढ़ाई किए हुए, राइट? पिछले साल करी थी, अभी अगले साल, इस साल हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो कर दूं डिलीट। टॉपिक उठाएं पहला, द वेरी फर्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइंस। कुछ इजी सी बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, है ना? स्पेस में दो लाइंस हैं, बहुत ही सरल सी बात कर रहा हूँ। स्पेस में दो लाइंस हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये। इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। क्या है? एंगल। एंगल मतलब ये थीटा।
ये चाहिए अपने को। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, हमको दो लाइंस गिवन होंगी, जैसे कि ये लाइंस है L1, ये लाइंस है L2। आपको क्वेश्चन देगा ना, ये लो बेटा दो लाइंस, इनके बीच का एंगल निकालो, ऐसे तो देगा आपको। तो दो लाइंस कैसे देगा आपको, क्या लाइन उठा के दे देगा हाथ में? लाइन कैसे गिवन होगी हमको क्वेश्चन में? तो हमने इक्वेशन सीख ली ना फर्स्ट पार्ट में, तो हमको लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, पर वही लाइन गिवन होना माना जाएगा। समझ गए? क्लियर है? जैसे स्पेस में पॉइंट कैसे देता है, कोऑर्डिनेट से। ये लो 3,4,5 ये पॉइंट गिवन हो गया, या फिर उसकी पोजीशन वेक्टर से 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस, दो तरीके से यही होगा। कार्टेशियन फॉर्म में तो 3,4,5 और वेक्टर फॉर्म में 3i कैप 4j कैप 5k कैप। तो ये तो पॉइंट गिवन होने का तरीका हो गया। लाइन कैसे देगा सर? लाइन की क्या रंग रूप, क्या रेखा, क्या बताएगा उसकी? उसकी इक्वेशन बताएगा। पहले तक नहीं आती थी हमको इक्वेशन, अब तो सीख गए ना। तो इसकी इक्वेशन बताएगा और इसकी इक्वेशन बताएगा, बताने के बाद कहेगा लाओ इन दोनों का बीच का एंगल बताओ, यही तो कहेगा वो। तो मैं क्या करूंगा, इसकी इक्वेशन जो होगी, लाइन की इक्वेशन अभी अभी हमने सीखी कैसे होती है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो सर इसकी भी तो वैसे ही होगी, बिल्कुल होगी। इसकी अच्छा आर तो लिखा नहीं, ढंग से नहीं लिखी। L1 की इक्वेशन होगी वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। इसकी भी कुछ ऐसे ही होगी, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा। तो सर फिर ये तो दोनों लाइन सेम हो गई, तो सेम हो गई तो अलग अलग करना है ना, दो अलग अलग लाइन देगा ना, सेम लाइन के बीच के एंगल तो 0 डिग्री होता है, दो अलग अलग लाइन देगा। तो इक्वेशन में भी कुछ फेरबदल होगा, दो अलग अलग लाइन से तो उन दोनों की इक्वेशन में कुछ फेरबदल होगा। सो वी विल पुट वन, वन नहीं 1 2, L2 के लिए 2, 1 2, पर ये लैम्डा भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली लैम्डा हम क्यों लगाते थे, ये लाइन जिस वेक्टर से पैरेलल है, उस पैरेलल वेक्टर और इस लाइन के बीच के मैग्नीट्यूड को बैलेंस करने के लिए अपन लैम्डा टाइम्स लगाते थे, राइट? तो वो इधर भी लगेगा, तो वो सेम ही स्केलर से बैलेंस हो रहा है, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा कि सेम ही स्केलर से बैलेंस हो रहा है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम तो रेयरेस्ट केस मान के चलेंगे कि नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे वो स्केलर चेंज कर देंगे, वो स्केलर हम यहाँ पे म्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? म्यू। जैसा कि आपकी, वैसे आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 भी रख सकते हो, लेकिन जैसा कि आपने बुक में रखा हुआ है म्यू। म्यू का साइन कुछ ऐसा होता है ना, यू के आगे हल्की सी पूंछ खींच दो, दैट इज म्यू। ठीक है ना? तो ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई पहली लाइन की इक्वेशन, ये हो गई दूसरी लाइन की इक्वेशन। इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, राइट? अब मुझे एक चीज बताओ, वेक्टर B1 इसका डायरेक्शन वेक्टर है, और वेक्टर A1 वो पॉइंट है जहां से पास हो रहा है। वेक्टर B2 इसका डायरेक्शन वेक्टर है, और वेक्टर A2 वो पॉइंट है जहां से ये पास हो रही है। अब इतना कॉमन सेंस तो आप लगा पा ही रहे होंगे कि लेट से ये वाली लाइन एक पॉइंट ए से पास हो रही है, और ये वाली लाइन पॉइंट बी से पास हो रही है। ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A1 है, और बी का पोजीशन वेक्टर A2 है। तो एंगल का पॉइंट से तो क्या ही लेना देना हो सकता है, सोच के देखो। एंगल का पॉइंट से क्या लेना देना होगा? एंगल तो इंक्लिनेशन है। हाँ, डिस्टेंस की बात होती तो पॉइंट से लेना देना होता, जैसे ए और बी के बीच की दूरी बताओ। तो ऑब्वियस बात है कि एंगल का इनके डायरेक्शन वेक्टर से लेना देना है, A1 और A2 से कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखो, जब आपको दो लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तो इसको तो करो पूरा इग्नोर, तू है ही नहीं, मेरे को एंगल निकालना है, मेरा पाला केवल इससे पड़ेगा, इसके इस वाली पार्ट को उठाएंगे। अब वेक्टर B1 क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर होता है जिससे लाइन L1 पैरेलल है, तो लेट से वो B1 ऐसे पैरेलल बना देता हूं। ठीक है, B1। V2 क्या है? एक ऐसा वेक्टर है सर जिससे लाइन L2 पैरेलल है, ऑब्वियसली, तो मैं B2 ऐसा बना देता हूं। ओके, एनी डाउट्स? अब अगर इन वेक्टर्स को पैरेलल डिस्प्लेस किया जाए, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं ना अपन वेक्टर का, इसको उठा के नीचे कर दें या उसको उठा के पैरेलली हम ऐसे डिस्प्लेस करें, तो आगे चल के लेट से मैं B2 को डिस्प्लेस कर देता हूं। तो B2 को मैंने डिस्प्लेस करके उसके नजदीक ले आया, तो B2 को जैसे डिस्प्लेस हो गया, तो अब B2 नीचे से उठ के ऊपर आ गया, है ना? तो ये लो साहब, मैं यहाँ से B2 को हटा ही देता हूँ, B2 ऊपर आ गया अभी, है ना? कुल मिला के दोनों इंटरसेक्ट हो सकते हैं ना पैरेलल डिस्प्लेस होके। ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज किया मैंने उस वेक्टर का, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज करी, मैंने पैरेलली डिस्प्लेस कर दिया, तो अब B2 यहाँ आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा वही तो लाइन के बीच का एंगल होगा। ये थीटा है तो वो थीटा नहीं होगा क्या? सोच के देखो, यूज द क्लास नाइन्थ कॉन्सेप्ट को यूज करो। देखो इसको अगर आगे हम कंटिन्यू करें, ध्यान से सोचना, तो ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों भी तो पैरेलल है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये थीटा। समझ आया? देखो ये लाइन L1
और ये लाइन L1 और ये B1 ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। ओके, अब फिर से सोचो, ये लाइन L2 और B2 भी तो पैरेलल है, L2 और B2 भी तो पैरेलल है, तो ये थीटा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से वो भी थीटा। ओके, तो इन शॉर्ट एक लाइन के जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, जिसको अपन डायरेक्शन नंबर्स भी कहते हैं, एक लाइन को दो चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, एक तो कहां से वो पास हो रहा है और क्या उसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन उसका B1 और B2 शो करते हैं, तो उसके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल ही लाइन के बीच का एंगल है, यस और नो। एक दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो आप उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लीजिए, वही एंगल तो उन लाइन के बीच का एंगल होगा, होगा ना। अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो आप वेक्टर अलजेब्रा में सीख के आए हैं, यस और नो। नहीं सीख के आए, बताओ B1 और B2 के बीच का एंगल कैसे निकालोगे, टेल मी। दो वेक्टर्स हैं ये, कैसे निकालेंगे बोलो एंगल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तो अभी तो आप कह रहे थे ये चैप्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर क्या, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन, जोड़ूं घटाऊं क्या करूं, डॉट प्रोडक्ट से कैसे निकलेगा, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकल सकता है साइन थीटा करके, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू, अब B1 B2 है ना, अब ए बी नहीं है ये, B1 डॉट B2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, और ये नेगेटिव नहीं चाहिए पॉजिटिव चाहिए, तो एक मॉडुलस और लग जाता है, ये मॉडुलस है। इस तरीके से हम इन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, cos थीटा थीटा करके फिर cos इनवर्स आ जाएगा इधर, वो जो एंगल निकला वही एंगल इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, दैट्स इट, कहानी खत्म। इस तरीके से हम दो लाइंस के बीच का एंगल निकालेंगे, उन दोनों के वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो, डायरेक्शन वेक्टर्स के, और डायरेक्शन वेक्टर किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हम अच्छे से जानते हैं। और अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, B1 को जो भी उसकी फॉर्म गिवन होगी, लाइक B1 की फॉर्म मान लो एक बार के लिए A1 आई कैप, B1 जे कैप, ऐसे तरीके से C1 के कैप, तो क्या हो जाएगा A1 A2, भाई डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका A1 B1 C1 मान लो, और B2 का A2 B2 C2 मान लो, तो A1 A2 मल्टीप्लाइड बाय डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उनके स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट का सम ही तो करते हैं, B1 B2 प्लस C1 C2, फिर उसका मॉडुलस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव भी आ सकता है, डिवाइडेड बाय B1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का सम का रूट, और B2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, जो भी हमने अभी बात कही, अभी हम लिखेंगे तो क्लियर कर देंगे, उसके उसका सम स्क्वायर करके उसको हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। सो कवर, टॉपिक कवर। हाँ बोलो। कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं है, क्योंकि एंगल का हमेशा डायरेक्शन से लेना देना होता है, तो ये इसके वो वेक्टर है जहां से पास हो रहा है, ये इसका वेक्टर जिससे पास होता रहेगा, तो किससे भी पास होता रहे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एंगल का ऐसे को लेना है, तेरी डायरेक्शन बता भाई, डायरेक्शन के बीच का एंगल ही लाइन के बीच का है, अभी हमने देखा ना, ये वेक्टर B1 B2 इन दोनों की डायरेक्शन वेक्टर्स है, इन दोनों के बीच का एंगल ही लाइन के बीच का एंगल। ओके ना, ठीक है, चलिए तो कुछ लिख लें इसके बारे में, क्या लिखेंगे हम, शॉर्ट में बात करते हैं थोड़ा जल्दीबाजी में, क्योंकि टाइम हमारा सिस्टम ने थोड़ा बेकार कर दिया आज। डिस्टेंस बिटवीन नहीं, एंगल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। हाँ, इससे रिलेटेड फिर दो रिजल्ट्स और हैं, वो बड़े सरल से हैं, कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो रहेगा, B1 डॉट B2 इक्वल टू जीरो, और दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन वेक्टर्स एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होंगे, यानी B1 को लैम्डा टाइम्स B2 लिख सकते हैं, या B2 को लैम्डा टाइम्स B1 लिख सकते हैं, ये तो हम छोटी मोटी बातें वेक्टर अलजेब्रा में सीख के आए ना। चलो आओ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, अरे गया क्या, ये रहा एंगल बिटवीन टू लाइंस, फटाफट से रीड आउट करते हैं। लेट L1 एंड L2 बी टू लाइंस सच दैट देयर इक्वेशंस आर, L1 की इक्वेशन ये ऐसे डिस्कस किया हमने, L2 की इक्वेशन ये, यहाँ पे लैम्डा आ गया, यहाँ पे म्यू आ गया, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, तो फिर क्या होगा देन, तो एंगल थीटा, थीटा ले लिया हमने दोनों लाइंस के बीच का एंगल, उसको हम ये शुरुआत में तो फॉर्मूला बता दिया सीधे सीधे,
cos थीटा इक्वल टू, ये होल मॉडुलस लिया है मैंने ताकि ये नेगेटिव ना आए, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा तो फिर वो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल निकलेगा। हमको एक्यूट एंगल चाहिए होता है कभी भी दो लाइंस के बीच। अभी जैसे दो लाइंस है तो एक एंगल एक्यूट बनेगा, एक एंगल ऑब्ट्यूज भी बनेगा, बट हम हमेशा एक्यूट एंगल निकालेंगे, क्योंकि ऑब्ट्यूज कैसे निकाल लेंगे, 180 माइनस थीटा से निकाल लेंगे। वो पूछेगा ही नहीं पहली बात, तो ऑब्ट्यूज हमेशा एक्यूट ही पूछेगा। तो उसको एक्यूट करने के लिए हम इस चीज को नेगेटिव नहीं देने दे सकते ना, क्योंकि कॉस थीटा अगर नेगेटिव है तो थीटा ऑब्ट्यूज है सेकंड क्वाड्रेंट में, और कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो फिर थीटा एक्यूट है। तो एक्यूट एंगल निकालने के लिए अपन होल मॉडुलस लगा देंगे, b1 डॉट b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, ये तो हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म देखो, अच्छा कार्टेशियन फॉर्म नीचे, हाँ यहाँ से थीटा कैसे निकलेगा, कॉस इनवर्स लगा दो, वेरी इजी, ठीक है ना। अब कार्टेशियन फॉर्म देख लो, तो b1 की कार्टेशियन फॉर्म क्या हो गई, b1 और b2 की कार्टेशियन फॉर्म इन्होंने क्या ली है, b1 की कार्टेशियन फॉर्म ली है a1 i कैप, b1 जे कैप और c1 के कैप, और b2 की क्या ली है a2 i कैप, b2 जे कैप c2 के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा रिस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स का, a1 a2 b1 b2 c1 c2 प्लस कर देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो b1 का मैग्नीट्यूड यानी a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर का सम का रूट, और b2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर सम का रूट। ओके वेरी इजी, ठीक है ना। ये कार्टेशियन फॉर्म से आ जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म से आ जाएगा। चलें आगे। अब ये इसका डेरिवेशन जो है आपको बता ही दिया मैंने, अच्छा डेरिवेशन लिखा ही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इवन आपकी बुक में भी डायरेक्ट चेक करो। डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया ना, ठीक है ना। उन दोनों के क्या करेंगे, डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वही इनके बीच का एंगल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 12th क्लास में समझाना उन्होंने इतना ज्यादा कोई जरूरी नहीं समझा, ठीक है ना, क्लियर। तो डायरेक्ट अब आ जाओ अब यहाँ पे, हाँ ये दूसरा टॉपिक सुनो। देखो कई बार हमको जो लाइंस हैं, क्या टॉपिक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2 व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन। देखो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस हमको गिवन होती है ना, L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, जो हमको डायरेक्शन वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर दे देता है, वही डायरेक्शन कोसाइंस होती है। जो एक लाइन की डायरेक्शन वेक्टर्स हैं B1 और B2, B1 और B2, ये इन वेक्टर्स के अगर यूनिट वेक्टर दे दे, यानी B1 का भी कैप दे दे और B2 का भी कैप दे दे, यही तो है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, यूनिट वेक्टर, जिसको अपन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 से डिनोट कराते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इस फॉर्मूला को ही याद रख लो तो भी काम चल जाएगा। क्या करना है देखो, कुछ भी नहीं है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की जगह L1 L2 M1 M2 N1 N2, ठीक है ना। जब वो यूनिट वेक्टर है तो उनका नाम एलएमएन पड़ जाते हैं, और जब वो यूनिट वेक्टर नहीं है तो उनका नाम एबीसी होता है। यही तो सीखा है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बीच का डिफरेंस। अभी डायरेक्शन रेशियोज नहीं है तो हमने नाम क्या रखा, एबीसी, और दो है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2। जब ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे तो एबीसी की जगह LMN, ये तो डिफरेंस है। तो नीचे भी क्या हो जाएगा, L1 M1 N1, और सेकंड केस में L2 M2 N2। अब आप खुद सोचो, L1 का स्क्वायर बी M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होता है ना, तो इधर भी 1 इधर भी 1, √1 1। तो क्या होता है, डिनोमिनेटर पोर्शन घट जाता है और केवल डायरेक्ट फॉर्मूला बन के आ जाता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, है ना। इस बस इन दोनों को जोड़ के मॉडुलस लगाना जरूरी है ना। यही एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला बन जाता है, डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल हो जाता है जब डायरेक्शन कोसाइंस की बन। अब अगर उसने क्लियर नहीं किया कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है या रेशियोस है, तब आप ओरिजिनल फॉर्मूला लगा दोगे। और अगर उसने कहीं क्लियर कर दिया कि ये लो डायरेक्शन, ये दो लाइंस L1 और L2 के डायरेक्शन कोसाइंस ही हैं, आगे होके वो क्लियर कर रहा है, तो आप डिनोमिनेटर पार्ट नहीं लगाओगे, लगा के देखोगे तो भी बनाएगा। समझ गए, ठीक है। तो फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जब डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो तो कॉस थीटा केवल इतना सा रह जाता है, इसका डिनोमिनेटर पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये √1 और √1 है जो कि 1 ही आता है, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, है ना, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। देखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते थे तो क्या होता था, वही सेम है, बस अभी लाइंस आ गई। पहले वेक्टर्स होते थे वेक्टर अलजेब्रा में, अभी क्या आ गई, लाइंस आ गई। तो लाइंस आ गई तो लाइंस का भी डायरेक्शन वेक्टर्स निकालो और सेम वही कॉन्सेप्ट लगा दो वेक्टर अलजेब्रा के। तो अगर दो लाइंस L1 L2 परपेंडिकुलर है, यानी कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो b1 डॉट b2 0 होगा, जहाँ पे b1 इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, b2 इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है। और कार्टेशियन फॉर्म में देखें तो A1 A2 B1 B2 C1 C, जो उस एंगल का ऊपर वाला हिस्सा था, न्यूमरेटर पार्ट था, वो 0 आएगा। ओके। और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों के डायरेक्शन वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन होगा,
कि b1 को लैम्डा टाइम्स b2 लिख सकते हैं या b2 को लैम्डा टाइम्स b1 लिख सकते हैं। और कार्टेशियन, ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, उनके जो कंपोनेंट्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल टू क्या हो जाता है, लैम्डा हो जाता है। जहाँ पे a1 b1 c1, यहाँ पे a1 b1 c1 तो इस वेक्टर b1 के कंपोनेंट्स हैं, और a2 b2 c2 इस वेक्टर b2 के कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स हैं। ये प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सरल था, वो वेक्टर अलजेब्रा का एक तरीके से रिवीजन हो गया। ठीक है ना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाला, हमने कुछ भी नहीं किया है ना। अब दो लाइंस के बीच का एंगल, बस उन दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स को निकाल लो, डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लो, वही परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट लगा दो, वही पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट लगा दो। वेरी इजी। चलो अब मेन टॉपिक आ रहा है हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, पहली बात तो आपको ये शॉर्टेस्ट वर्ड बोले या ना बोले, आपको शॉर्टेस्ट ही निकालनी है। जैसे मैंने कहा कि इस दरवाजे से मेरी दूरी क्या है, तो ऑब्वियसली आप ऐसे ही दूरी निकालोगे या ऐसे घूम फिर के निकालोगे। दूरी तो 10 तरीके से निकाल सकती है, पहले इधर चल जाऊं मैं, फिर उधर चल जाऊं, फिर ऐसे निकालूं, मैं इधर चल जाऊं, इधर चल जाऊं, मैं बाहर से घूम के आ जाऊं, ये भी दूरी है इन दोनों के बीच की। लेकिन आप कहोगे सर ये तो पागलपंती हो गई कि ऐसे घूम के आओ, जब दूरी चाहिए तो ऐसे निकालो ना। तो डिस्टेंस निकालना दैट मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना बाय डिफॉल्ट, वो कहे या ना कहे। और अगर उसको शॉर्टेस्ट नहीं चाहिए, किसी और तरीके की दूरी चाहिए, तो वो कहेगा आगे ओके कि भैया दूरी ऐसे नहीं, ऐसे घूम के निकालो। वो कह रहा है तब तो फिर उसकी बात माननी है, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो शॉर्टेस्ट दूरी ही हमसे पूछ रहा है। ये चीज क्लियर हो गई। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब अपन दो लाइंस की बात करते हैं, तो वो दो लाइंस कौन कौन सी आती हैं, स्क्यू लाइंस और वो पैरेलल लाइंस। तो इसलिए दो लाइंस के बीच की दूरी निकालने के लिए लाइंस के समझना जरूरी है कि लाइंस किस किस प्रकार की होती है स्पेस में, है ना। स्पेस में दो लाइंस किस किस प्रकार की होती है। तो अगर हमारे पास दो लाइंस गिवन है स्पेस में, ध्यान से सुनिएगा, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो वो दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, जिसको अपन कहते हैं वो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, राइट, ये सुनो। और या फिर वो नहीं करेंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। क्लियर। और जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, जो भिड़ती नहीं है, वो भी फिर दो प्रकार की है। वो भी फिर दो प्रकार की है, एक तो है पैरेलल और एक है स्क्यू लाइंस। तो पहले तो हम इन तीन तरीके की लाइंस के बारे में सीखते हैं। अब तीन तरीके की लाइंस कौन कौन सी हो गई, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग भी दो तरीके की हो गई ना। तो ये पहली तरीके की लाइन, ये दूसरे तरीके की लाइन, ये तीसरे तरीके। वैसे ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरीके की होती है, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग। बट नॉन इंटरसेक्टिंग भी दो तरीके की हो गई, पैरेलल और स्क्यू। तो ब्रॉडली स्पीकिंग मतलब स्पेसिफिकली स्पीकिंग तीन तरीके की हो गई, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, स्क्यू। अब सर लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस में दो ही कॉन्सेप्ट हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ये कहाँ से आ गया। ये इसलिए आ गया, ये इसलिए ये होता है, लेकिन बुक में इसका जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच की दूरी तो जीरो है ना। निकालने की जरूरत है क्या, जब लाइन ही बिड़ गई तो मैंने कहा इनके बीच की दूरी बताओ, है ही नहीं, दूरी नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गई ना। तो इसका आंसर तो हमेशा जीरो यूनिट्स हो जाएगा। तो ये तो डिस्कस करना बेवकूफ़ी है। इसलिए कॉन्सेप्ट जो बुक में गिवन है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब आगे बढ़ने से पहले पैरेलल और स्क्यू के बीच की का डिफरेंस समझना जरूरी है, या यूं कहूं स्क्यू लाइंस को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। पैरेलल लाइंस तो सब जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लाओ एक पेन दो, पेन है, एक पेन दे दो कोई भी, आपका दो, वो टूट जाएगा फिर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो। ठीक है, देखो बेटा, दो लाइंस जब स्पेस में भिड़ गई, तब तो पहला केस इंटरसेक्टिंग लाइंस, इन दोनों के बीच की दूरी जीरो यूनिट है, इसके बारे में बस पता तो होना चाहिए क्या होती है, पर इसके बीच की दूरी निकालना बेवकूफ़ी है ना। इधर आओ, पैरेलल लाइंस आप सब जानते हो ऐसे चलती हैं। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या है, जिनके बीच की दूरी सेम हो, जिनके बीच की दूरी हर पॉइंट पे सेम हो। बिल्कुल, इस जगह भी दूरी सेम, थोड़ा आगे चले तो भी दूरी सेम, थोड़ा आगे चले तो भी इनके बीच की दूरी क्या है, एग्जैक्टली सेम है। पैरेलल लाइंस स्पेस में ऐसे भी हो सकती हैं, पैरेलल लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं, पैरेलल लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं, दो पैरेलल लाइंस कैसे भी हो सकती हैं स्पेस में। अब ये नई बला क्या निकल के आ गई, स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस है जो ना इंटरसेक्टिंग है ना पैरेलल है, ना तो भिड़ी ना पैरेलल है। ऐसे कैसी लाइंस हो सकती हैं स्पेस में, ध्यान से सोचो ऐसे। देखो मुझे ध्यान से देखना, ये दोनों लाइंस क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों लाइंस क्या पैरेलल हैं, एक लाइन यूं निकली, एक लाइन यूं निकली। स्पेस इमेजिन करो, एक प्लेन ऐसे नहीं निकला, प्लेन मतलब वो
3D वाला प्लेन नहीं, प्लेन वाला एरोप्लेन, एक एरोप्लेन ऐसे निकला, एक एरोप्लेन ऐसे निकला, तो क्या भिड़ गए क्या दोनों? क्या ये दोनों पैरेलल है? पैरेलल होते तो ऐसे चलते ना। तो ऐसे दो लाइंस को, ऐसी दो लाइंस को कहते हैं स्क्यू लाइंस। अब हाँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला जा सकता है ना, इन दोनों के सीध में आ जाओ और इसके बीच का दूरी निकाल लो। क्यों जरूरत है ऐसा निकालने की? मान लो ये प्लेन चल रहा है एक हवा में, है ना, इसका एक टायर खराब हो गया, टायर खराब हो गया, अब ये कभी भी गिर सकता है, क्रैश हो सकता है। तो दूसरा प्लेन इसके रेस्क्यू के लिए गया, तो वहां वहां से कोई दो तीन जवान कूदेंगे इस प्लेन के ऊपर, मूवीज में दिखाते हैं ना। अब कूदेंगे तो कूद के फिर कुछ टायर वायर लेके आए होंगे, वो लगाएंगे उसमें। तो अब ये वाले प्लेन का जवान इसमें कब कूदेगा? जब वो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर होंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कूदेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कूदेगा कि वहीं से कूद जाएगा? नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना जरूरी है ना भाई, कितना डिस्टेंस पे कूदना है। तो ये दो स्क्यू लाइंस के बीच की दूरी हम इसलिए निकालते हैं। स्क्यू लाइन समझ में आ गई ना? यूं जा रही है, बहुत सारे तरीके से जा सकती हैं, यूं भी जा सकती हैं, बहुत सारे तरीके से, ये यूं गई, ये यूं गई। समझ गए? तो स्पेस में इंटरसेक्टिंग और पैरेलल ये होता था, सॉरी प्लेन पे, प्लेन पे क्लास 10th तक, लेकिन अभी इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और स्क्यू भी है। अब ये तो हो गया एक जनरल तरीका बताने का स्क्यू लाइंस। अब मैथमेटिकल तरीका सुनिए। मैथमेटिकल तरीका यह है कि स्पेस के अंदर दो स्क्यू लाइंस, ऐसी दो लाइंस हैं जो दो अलग अलग प्लेन्स पर हैं। इसका प्लेन अलग है, इस लाइन का प्लेन अलग है, ये प्लेन है इसका, और इसका प्लेन अलग है। अब इस रूम के अंदर देखो, इस रूम के अंदर देखो, एक लाइन है इस दीवार पे, जैसे वो ट्यूबलाइट एक लाइन है, एक लाइन है इस दीवार पे, जैसे मान लो मैंने ये पेन यहाँ पे लगा दिया। तो ये प्लेन, ये पेन और वो लाइन, वो ट्यूबलाइट, ये दो, जो इनको अगर मैं लाइंस कह दूं, वैसे तो लाइंस है नहीं क्योंकि लाइन सेगमेंट्स हैं, फिक्स हैं ये, लेकिन अगर मैं इसको लाइंस कह दूं तो ये ट्यूबलाइट और ये पेन, ये दोनों इंटरसेक्ट भी नहीं होंगे। ये जाएगी तो इधर से जाएगी, वो जाएगी तो उधर से जाएगी, इंटरसेक्ट भी नहीं होंगे, और ना ही ये पैरेलल है। तो इन दोनों को मैं कह सकता हूँ स्क्यू लाइन से। तो स्क्यू लाइंस आर दोस लाइंस। अब फाइनल डेफिनेशन सुनिए। स्क्यू लाइंस आर दोस लाइंस which lie on two different planes in a space। स्पेस में बहुत सारे प्लेन्स हैं, तो दो अलग अलग प्लेन पे लाई करने वाली लाइंस क्या होती हैं? स्क्यू लाइंस होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस तो भिड़ जाती हैं, पैरेलल लाइंस हमेशा सेम प्लेन पे होती है। जैसे मान लो कि ये दो पैरेलल लाइंस है स्पेस में, तो हमेशा एक कॉमन प्लेन बना सकता हूं मैं जो इन दोनों से पास हो। ठीक है ना? जैसे मान लो कि इन दोनों को मैं ऐसे सीध में रखूं, तो इस कोई भी नोटबुक को, जैसे बुक है, तो मैं बुक को ऐसे रख सकता हूं ताकि ये बुक दोनों से इंटरसेक्ट हो। तो इन दोनों से कॉमन प्लेन बन पाया ना। जैसे मान लो ऐसे है तो ऐसे आ जाएगा ये प्लेन, मान लो ऐसे है तो ऐसे आ जाएगा ये प्लेन। तो इन दोनों लाइन से कॉमन प्लेन बन पाया, तो पैरेलल लाइन सेम प्लेन पे लाया करते हैं। ओके, स्पेस में भी और प्लेन 2D में भी और 3D में भी। लेकिन स्क्यू लाइंस दो अलग अलग प्लेन, जैसे ऐसे है तो इसके ऊपर जो मैं प्लेन बनाऊंगा वो ऐसे बनेगा, और इसका जो मैं प्लेन बनाऊंगा वो ऐसे बनेगा। चेक करो, इसका प्लेन बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, इसका प्लेन बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, तो ये दो डिफरेंट प्लेन्स हो गए। तो स्क्यू लाइंस आर दोस लाइंस विच लाई ऑन टू डिफरेंट प्लेन्स। डेफिनेशन समझ में आ गई स्क्यू लाइंस की। अब पहला टॉपिक क्या है? लो अपना अपना पेन ले लो। पहला टॉपिक क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस पहले सीखेंगे, और पैरेलल लाइंस उससे उसी से ड्राइव हो जाएगा, उसका सरल वाला पार्ट एक तरीके से, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस की बात करूं मैं, ये तो करना ही नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस बुक में भी नहीं है, और मतलब आप समझ गए ना, 0 यूनिट होता है इसलिए नहीं है ना। तो पहला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। क्या टॉपिक है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस हमारा पहला टॉपिक है, एंड देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हमारा अगला टॉपिक है। अब स्क्यू लाइंस के बीच की दूरी निकालने के लिए कुछ जनरल बातचीत करते हैं फटाफट से। ये एक लाइन है, और अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा बेटा, ये प्रॉब्लम है इसमें। लेट्स से दूसरी लाइन है, ये पैरेलल नहीं है, ना ही ये भिड़ेंगे, ऐसे मत सोचना आगे चल के भिड़ जाएंगे, ये सेम प्लेन पे है ही नहीं, ये इसके यहाँ से निकल जाएगी। ये स्क्यू लाइंस है, स्क्यू लाइंस को प्लेन पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते, इमेजिन ही करना पड़ेगा। ओके ना? ठीक है, ये दो स्क्यू लाइंस है, इनके बीच की दूरी चाहिए। अब अगेन दो लाइंस गिवन होगी तो क्या गिवन होगा? उनकी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन गिवन है पहली बार की तरह, a1 प्लस लैम्डा b1, और इसकी इक्वेशन गिवन है a2 प्लस म्यू टाइम्स b2, b2 वेक्टर। इसी तरीके से तो लाइंस गिवन होंगी ना, और क्या तरीका है? और तो कोई तरीका ही नहीं है, बताओ। नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट, छोटी से छोटी दूरी चाहिए। तो छोटी से छोटी दूरी निकालते हैं। देखो, वेक्टर a1 क्या है? एक पॉइंट है a जिससे ये पास हो रहा है, वो वेक्टर a है।
उसका पोजीशन वेक्टर है, और बी ये है, लेट से बी कहीं पर भी है, मान लो यहाँ। ठीक है, ये ए और बी क्या है, इस ए के तो इस ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A1, और इस बी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A2। ओके, अब सुनिए, B1 इसका पैरेलल वेक्टर है, B2 इसका पैरेलल वेक्टर है, ये हमको पता है। ठीक है, इन दोनों की शॉर्टेस्ट दूरी एक बार के लिए मान लेता हूं मैं PQ है। P और Q इनके बीच की छोटी से छोटी दूरी है, एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ। और उस दूरी को आपकी बुक में लेटर D से डिनोट किया है, यानी D पता करना है आपको, D कह दूं या PQ कह दूं, ये आपको क्वेश्चन मार्क पता करना है। इन दोनों के बीच की छोटी, अब आप ऐसे मत कहना सर छोटी दूरी तो ये भी दिख रही है, स्पेस में सोचना पड़ेगा। ये इन दोनों के बीच का जब गुजरा तो इस पॉइंट पे छोटी से छोटी दूरी आई थी, अब वो छोटी से छोटी दूरी कहाँ आई थी वो तो स्पेस में सोचना पड़ेगा, तो अभी मैंने कहीं पर भी मार्क कर दिया एक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें जो हैं एक्टिविटी बेस्ड हैं, तो वो मैं थोड़ी सी डायरेक्ट कहूंगा, क्योंकि वो एक्टिविटी करके नहीं दिखा सकता मैं, एरोप्लेन से प्लेन उड़ा के नहीं दिखा सकता है ना, और उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए होते हैं फिर, तो अभी कुछ बात मैं डायरेक्ट कहूंगा, वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। फिर बस वो बात आप समझ गए तो आगे की बात समझ में आ जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। वेक्टर B1 और वेक्टर B2, अच्छा एक चीज और, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी हमेशा परपेंडिकुलर दूरी होती है, तो सबको पता है शॉर्टेस्ट दूरी हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी एक ऐसी दूरी होगी जो इससे भी परपेंडिकुलर हो और इससे भी परपेंडिकुलर हो। ओके, तो एक ऐसा वेक्टर सोचो जो लाइन L1 से भी परपेंडिकुलर हो और लाइन L2 से भी परपेंडिकुलर हो, ऐसा वेक्टर भी हो सकता है कि जो दोनों से परपेंडिकुलर हो, यस, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों से परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर अलजेब्रा में सीखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर। ओके ना, समझ गए। तो B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो इससे भी परपेंडिकुलर होगा, इससे भी परपेंडिकुलर होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं कि ये इसका जो पैरेलल वेक्टर है B1, इसका पैरेलल वेक्टर B2 का क्रॉस प्रोडक्ट ये है, वो इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी, अभी लग नहीं रहा है परपेंडिकुलर, लेकिन इससे भी परपेंडिकुलर, ये वाला जो वेक्टर है इसको क्या कहूंगा मैं, B1 क्रॉस B2 वेक्टर है सर ये। जहां पे B1 तो इसका डायरेक्शन वेक्टर था, यहां से कहीं गुजर रहा था ये B1, और B2 इसका डायरेक्शन वेक्टर था, पैरेलल वेक्टर था, यहां से ये गुजर रहा था। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर है जो इससे भी और इससे भी दोनों से परपेंडिकुलर है। अब आपको क्या चाहिए साहब, डी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं जो डायरेक्ट बात कहने वाला हूं वो सुनिए। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, तो इनको ज्वाइन करके भी तो एक वेक्टर बनता है, वेक्टर ए बी। उसको निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से, ये भी एक वेक्टर है सर। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने वाला हूं, इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी इस वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन होगा, इस वेक्टर का इस वेक्टर पे जो परछाई पड़ेगी वो परछाई ही इन दोनों लाइंस के बीच की छोटी से छोटी दूरी होगी। प्रोजेक्शन निकालना अपन वेक्टर अलजेब्रा पे सीखा है। क्यों, देखो ये B1 क्रॉस B2 दोनों से परपेंडिकुलर है, और शॉर्टेस्ट दूरी भी दोनों से परपेंडिकुलर होगी, शॉर्टेस्ट दूरी जो होगी वो भी परपेंडिकुलर दूरी तो होगी, तो परपेंडिकुलर वाला एलिमेंट भी लेना है, और जो हमको A1 और A2 है इसका भी यूज करना है, क्योंकि एंगल थोड़ा निकाल रहे हैं हम, जब एंगल निकालते तो उनका कोई रोल नहीं होता, बाकी जब दूरी निकालेंगे तो इनका कुछ तो कुछ रोल होगा, वो पॉइंट जहां से ये पास कर रहे हैं इनको उनका भी कुछ रोल होगा। तो इन दोनों पॉइंट से बनने वाला वेक्टर, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स का, इन दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट पर जो परछाई पड़ेगी वो परछाई ही इन दोनों के बीच की छोटी से छोटी दूरी होगी। अब इस ये क्यों होगी, कैसे होगी, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए समझाने के लिए, जो अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ट्वेल्थ बेसिस पे ये आप अवेलेबल आपके पास होंगे जब आप मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट को आगे चल के ग्रेजुएशन में लेंगे, जहां पे आपको लैब में जाना पड़ेगा। अभी के लिए क्या याद रखेंगे कि वेक्टर ज्वाइनिंग जिन दो पॉइंट से पास हो रहा है उनका वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स का किस पर परछाई चाहिए, इनके डायरेक्शन वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों किया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होगा जो दोनों से परपेंडिकुलर होगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी दोनों से परपेंडिकुलर होगी, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट किया। समझ गए, ठीक है। A2 माइनस A1 का B1 क्रॉस B2 पे जो परछाई पड़ेगी, A2 माइनस A1 का B1 क्रॉस B2 पे जो परछाई पड़ेगी वही इनकी छोटी से छोटी दूरी है। अब प्रोजेक्शन निकालना सबको पता है, बताओ वेक्टर ए का वेक्टर बी पे परछाई प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे, याद करो, A डॉट बी कैप, जिस पर परछाई उसका कैप, जिसकी परछाई उसका पूरा वेक्टर, या फिर मोर पर्टिकुलरली बात करें तो A डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
ठीक है, अब यहाँ पे ए की जगह तो ले लेना A2 माइनस A1 और बी की जगह ले लेना B1 क्रॉस B2। ओके, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में B1 क्रॉस B2 को भी एक नया, अब ये बार बार लिखना पड़ेगा ना, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, B1, तो उसको भी एक नाम दे दिया N। उसको भी एक नाम क्या दे दिया, N वेक्टर का नाम दे दिया इस कॉन्सेप्ट के लिए। हमेशा B1 क्रॉस B2 N होता है ऐसा नहीं, इस कॉन्सेप्ट के लिए उसका नाम N दे दिया। चलो अब आपकी बुक में देखो क्या क्या लिखा होगा। हाँ बताओ, टाइम हो गया तो जाओ आप। हाँ, कॉल करना है, ओके। देखो, यहाँ पे पॉइंट S और T लिए हुए हैं। ए वेक्टर वेक्टर A2, यानी ये S से पास हो रहा है, ये T से पास हो रहा है, ठीक है ना। इसका पैरेलल वेक्टर B1, इसका पैरेलल वेक्टर B2, और PQ हमारी शॉर्टेस्ट दूरी है D। ठीक है ना, वो B1 क्रॉस B2 वाला वेक्टर यहाँ पे नहीं बना हुआ, इसकी इस पे परछाई ही शॉर्टेस्ट दूरी होगी। यहाँ पे केवल ये दो चीज बनी हुई है, ठीक है ना। चाहो तो आप बना लेना, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। हम्म। ए वेक्टर तो क्या होता है, A2 माइनस A1, A1 और जो A2 होता है ना उनका नेगेटिव होता है। वेक्टर फॉर्म में क्या कह रहे हो आप? A1 A2 होता है ना, हम्म। वो A2 माइनस A1 से फाइंड। A1 एक वेक्टर है, A2 एक वेक्टर है, ठीक है। अब A2 माइनस A1 वेक्टर जो होगा, A1 वेक्टर स्पेस में जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 वेक्टर भी स्पेस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों पॉइंट को मिला दें तो भी एक वेक्टर बनता है। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है A2 माइनस A। ठीक है, यानी वेक्टर ST है ये, S और T को मिलाने वाला वेक्टर ST वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, A2 माइनस A1 से निकाला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेट L1 एंड L2 बी टू स्क्यू लाइंस, L1 और L2 वो हमारी दो स्क्यू लाइंस है, उनकी इक्वेशंस कुछ इस प्रकार से गिवन है। तो हम दो पॉइंट्स ले लेंगे S और T, L1 और L2 रेस्पेक्टिवली पे, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ S को तो हम OS वेक्टर या A1 वेक्टर कह देते हैं, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट T को हम OT वेक्टर या वेक्टर A2 कह देते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन वेक्टर्स ऑब्वियसली B1 और B2 हैं ही सही दोनों के। आगे बढ़ते हैं। नाउ पी क्यू उनकी शॉर्टेस्ट दूरी है, ठीक है, L1 और L2 की, इस तरीके से कि P तो लाया कर रहा है L1 पे और Q लाया कर रहा है L2 पे। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये शॉर्टेस्ट दूरी है तो PQ L1 से भी परपेंडिकुलर होगी और PQ L2 से परपेंडिकुलर, क्योंकि शॉर्टेस्ट दूरी तो दोनों से परपेंडिकुलर होती है। इसको एट लेट से एक पॉइंट मान के छोड़ दो, इक्वेशन 1, ठीक है ना। और B1 क्रॉस B2 भी दोनों से परपेंडिकुलर होगा, टेल मी, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो पी क्यू है, अगर देखो, अगर मैं लाइन सेगमेंट पी क्यू की बात करूं तो वही शॉर्टेस्ट दूरी है, लेकिन अगर मैं वेक्टर पी क्यू की बात करूं तो उसका मैग्नीट्यूड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि वेक्टर के केस में हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और लाइन सेगमेंट के केस में हम सिंपली पी क्यू बोल देंगे, तो पी क्यू लाइन सेगमेंट ही लेंथ होती है, ओके ना। तो मैं क्या कर दूंगा, वी नीड टू फाइंड लेंथ पी क्यू कह दूं या तो, या मैग्नीट्यूड वेक्टर पी क्यू कह दूं, या फिर उसको हम लेटर डी से डिनोट करा दें। ये हमको पता करना है, ये कह दो, ये कह दो, या ये कह दो, ये हमको पता करना है, ओके ना। अब L1 और L2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी दोनों से परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ लाइन L1 एंड L2, L1 और L2 का डायरेक्शन वेक्टर्स जो कि B1 और B2 हैं, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी तो इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर होगा, होगा ना। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर N का नाम दे दिया गया है ना, N इक्वल टू B1 क्रॉस B2 होगा। अच्छा जी, N वेक्टर निकालिए तो लगे एन कैप निकालो, क्योंकि क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि नीचे जरूरत पड़ेगी उसका, उस पर जब प्रोजेक्शन डालेंगे तो अगले वाले के कैप की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे निकालते हैं उसको, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो ये तो हो गया हमारा वेक्टर, और ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। B1 क्रॉस B2 ऊपर लिख दूंगा एज इट इज, और उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिख दूंगा निकाल के, स्क्वायर करके, रूट करके, है ना। ठीक है, अब हमको डायरेक्शन, अब हमको क्या चाहिए, नाउ वी गेट दैट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ एंड वेक्टर, देखो PQ और N की डायरेक्शन मिल गई मुझे। वेक्टर PQ और वेक्टर N की डायरेक्शन क्या है, पढ़ो आगे। वी गेट दैट डायरेक्शन ऑफ PQ एंड N इज सेम, क्यों, देखो वेक्टर PQ जो था वो भी दोनों लाइन से परपेंडिकुलर वेक्टर था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी। और वेक्टर N जो था, इनके B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट था, तो वो भी दोनों से परपेंडिकुलर था। तो ये भी परपेंडिकुलर है दोनों से, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला वेक्टर बन रहा है वो भी परपेंडिकुलर है, और जो इनकी डायरेक्शन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी दोनों से परपेंडिकुलर है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स इसका कैप निकाल लूं या इसका कैप निकाल लूं, बात है कि, ठीक है ना। देखो, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अगर सेम है, जैसे मान लो एक वेक्टर है PQ और एक वेक्टर N है, दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है, तो मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता हूँ वेक्टर PQ इक्वल टू N, ये लिखना तो गलत होगा। लेकिन इनका कैप तो बराबर होगा, इनका यूनिट वेक्टर तो बराबर होगा ना। वो वेक्टर एग्जैक्टली तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कुछ अलग हो सकता है, इसकी लेंथ कुछ अलग हो सकती है। लेकिन जब उन दोनों का यूनिट वेक्टर ही निकाल लिया तो वो दोनों तो सेम होंगे ना। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकता हूं कि पी क्यू कैप ही एन कैप है, यानी कि जो पी और क्यू के बीच की दूरी है, शॉर्टेस्ट दूरी है, उसका
कैप निकाल लूं और जो B1 और B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट था जिसको वेक्टर n का नाम दे दिया गया था उसका भी कैप निकाल लूं तो वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेंथ PQ जो है, अब ये क्लियर है, क्लियर मतलब ये एक्टिविटी बेस्ड है ये काम, क्या कि जो लेंथ PQ है वो ST वेक्टर का n वेक्टर पे प्रोजेक्शन है। ST क्या था, वो पॉइंट वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, n क्या था, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट P1 क्रॉस P2, इसका इस पे प्रोजेक्शन ही वेक्टर D है। तो D निकालने के लिए ST वेक्टर को n कैप से डॉट प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। आगे एक्सप्लोर किया हमने, तो एस टी कैसे निकालेंगे हम, अच्छा और एक्सप्लोर कर लें तो एन कैप को कैसे निकालते हैं अपन, वेक्टर एन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। ठीक है, तो उसको एस टी को एन से डॉट प्रोडक्ट करा के और मैग्नीट्यूड एन से डिवाइड करा दें। एस टी कैसे था, A2 माइनस A1, एन क्या था B1 क्रॉस B2, वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ओके, ये चीज हमने अभी वहां पे सीखी। अच्छा जी, अब सुनिए ध्यान से, ये तो हो गया पहला फॉर्मूला, डन। ये मॉडुलस साइन है, ये इसलिए लगाया है क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, जब अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव भी आ सकता है, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये मॉडुलस साइन है। ओके, यहाँ तक क्लियर, और यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड साइन है, यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड, यहाँ तक कोई चीज दिक्कत नहीं। अब जब अपन इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस की वेक्टर फॉर्म आसान है, कार्टेशियन फॉर्म मुश्किल है। अब तक जो हमने चीजें सीखी उसमें कार्टेशियन फॉर्म आसान थी, वेक्टर फॉर्म थोड़ी समझने में मुश्किल थी। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला याद करना आसान है, कार्टेशियन फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल है, इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। A1 और A2 को तो हम ले लेंगे x1 y1 z1, A2 को ले लेंगे x2 y2 z2, क्योंकि जिस पॉइंट से वो पास कर रहे हैं वो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 लेना पड़ेगा। और B1 और B2 को हम ले लेंगे, B1 को तो ले लेंगे हम A1 B1 C1, और B2 को ले लेंगे हम A2 B2 C2, और इसको इस फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए देखो ऊपर लगाना पड़ेगा आई कैप, जे कैप, के कैप, और फिर B1 का ले लिया था मैंने A1 B1 C1, और B2 का ले लिया था मैंने A2 B2 C2, इसका डिटरमिनेंट निकाल लूं, यही तो क्रॉस प्रोडक्ट है। A2 माइनस A1 कैसे निकालेंगे टेल मी, A1 को तो ले लिया x1 y1 z1, A2 को ले लिया x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 आई कैप, बोलो x2 माइनस x1 आई कैप, प्लस फिर y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस फिर z2 माइनस z1 के कैप, और इस वेक्टर का इससे डॉट प्रोडक्ट, इस वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट। अब जब आप डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो अल्टीमेटली इसके स्केलर कंपोनेंट्स को इसके स्केलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे बताओ इसमें क्रॉस प्रोडक्ट जब मैं करूंगा तो आई कैप का कंपोनेंट क्या निकलेगा, B1 C2 माइनस B2 C1, ये आई कैप का कंपोनेंट होगा। उधर I1 का कंपोनेंट क्या है, आई कैप का कंपोनेंट क्या है x2 माइनस x1, तो स्केलर कंपोनेंट का स्केलर कंपोनेंट से डॉट प्रोडक्ट करवाऊंगा, तो यानी कि x2 माइनस x1 को B1 C2 माइनस B2 C1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो मैं फिर इधर आई कैप लिखूं ही क्यों, मैं इधर x2 माइनस x1 ही लिख लूं, इसको हटा के आई कैप की जगह क्या लिख देंगे x2 माइनस x1, जे कैप की जगह क्या लिख देंगे y2 माइनस y1, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म बन गई ना, और z इसकी जगह क्या लिख देंगे z2 माइनस, ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, देखे नीचे, यही सारी चीज अभी नीचे डिस्कस होगी। कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या कर देंगे, पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 ले लेंगे, तो A1 वेक्टर ये हो गया, A2 वेक्टर ये हो गया। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो से B1 और B2 उसको हम ले लेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2, तो B1 वेक्टर ये हो गया, B2, चारों वेक्टर्स मिल गए हमको A1 A2 B1 B2। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ऐसे किया जाता है। मैग्नीट्यूड करने के लिए तो फिर जो इसका आई कैप जे कैप के कैप का कंपोनेंट्स है, ये आई कैप का कंपोनेंट उसका स्क्वायर, फिर ये जे कैप का कंपोनेंट उसका स्क्वायर, और के उसका फिर सम करके रूट किया जाता है। ठीक है, अब हम डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, तो A2 माइनस A1 का B1 क्रॉस B2 से डॉट प्रोडक्ट, तो A2 माइनस A1 ऐसे ही निकालेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y, तो इनका जब अपन डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऊपर जो आई कैप जे कैप के कैप लिखते थे, सीधे ही हम x2 माइनस x1 आई कैप की जगह ये डाल देंगे जे कैप की जगह, और ये डाल देंगे हम के कैप की जगह। ठीक है, सो ये आ गया आपका ये फॉर्मूला है बेटा, ये जो आप देख पा रहे हो दिस इज द फॉर्मूला। ये भी थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा होगा बट दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। कार्टेशियन फॉर्म में मैंने क्या कहा, थोड़ा अजीब सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला पढ़ो। ये तो है बेटा डिटर्मिनेंट का साइन। ओके, ये वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पहली रो में आएंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस, और उनके जो पहली वाली लाइन के जो डायरेक्शन नंबर्स हैं वो इधर आएंगे, और दूसरी वाली लाइन के जो डायरेक्शन नंबर है B2 वेक्टर के जो डायरेक्शन नंबर्स हैं वो इधर आएंगे। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे हम, ये भी न्यूमेरिक फॉर्म में, न्यूमेरिक न्यूमेरिक सारे न्यूमेरिक फॉर्म में है। नीचे जो B1 क्रॉस B2 का एक तरीके से मैग्नीट्यूड है। अब नीचे ये वाली चीज लिखना थोड़ा सा मैं तो कहता हूँ अभी भी मुश्किल है, थोड़ा मतलब याद रखना इसको, तो आप B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड लिख के याद करो, वो ही ज्यादा आसान।
या इन शॉर्ट में आपको कहूं तो इसकी वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान है, जो कि था A2 माइनस A1 वेक्टर A2 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस क्रॉस B2, ठीक है ना, B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और होल मॉडुलस। ऑब्वियस होल मॉडुलस आप न्यूमरेटर पार्ट पे लगा दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वैसे भी पॉजिटिव आएगा। तो इस पे भी 2 बार्स और आएंगे, भी लगे हुए नहीं है। ये पार्ट तो डिटरमिनेंट को शो करता है, अब डिटरमिनेंट तो नेगेटिव भी आ सकता है ना, तो 1 बार और आएगा। ठीक है, अब आपकी बुक में शायद ही फॉर्मूला देखो, ये बार यहाँ लगा हुआ है, टोटल पे लगा हुआ है, लेकिन नीचे पे लगाने की क्या जरूरत है, नीचे तो वैसे भी मैग्नीट्यूड है। तो चाहो तो आप भी टोटल पे लगा देना ऐसे पॉजिटिव रखने के लिए, और चाहो तो मैं तो ये कहूंगा कि न्यूमरेटर पार्ट पे लगाना, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो वेक्टर फॉर्म में भी इन्होंने टोटल पे लगा रखा है, पर वेक्टर फॉर्म में भी आप केवल न्यूमरेटर पार्ट पे लगा दो, क्योंकि नीचे मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। डन, समझ आया, अच्छे से समझ आया। तो ये था हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट। अब फाइनल कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू। कोई आया है आपके, सौम्या को देखो, चलो 5 मिनट में इसको कवर करो फटाफट। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ओके, ये बड़ा आसान है। जाना है कहीं, कितने बजे, चलो तो 5 मिनट में इसको कवर करो। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देखो पैरेलल लाइंस में एक फायदा है, इसी से समझ लेते हैं। पैरेलल लाइंस में एक फायदा है कि इनके बीच की जो दूरी डी, वही डी मानेंगे हम, है ना। पैरेलल लाइंस में फायदा है कि L1 और L2 की जो इक्वेशन होगी, जैसे L1 की इक्वेशन क्या होगी, A1 अभी तक क्या हो रही थी, लैम्डा टाइम्स B1, और A2 की क्या थी, A2, L2 की क्या थी, A2 प्लस म्यू टाइम्स B2। तो जब ये वेक्टर ही पैरेलल हैं, जब ये लाइंस ही पैरेलल हैं, तो इनके जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं वो भी तो इक्वल होंगे। तो B1 और B2 दो अलग अलग वेक्टर ना होके सेम वेक्टर होगा। अब जब सेम ही होगा तो 1 और 2 क्यों मार्क करें, सिंपली वेक्टर बी मार्क करेंगे। सिंपली क्या मार्क करेंगे, वेक्टर बी, वेक्टर बी। एक ही तो वेक्टर होगा जिससे ये भी पैरेलल है ये भी पैरेलल है, जब लाइन से पैरेलल है। वो दोनों जब अभी तक जो 2 लाइन सीख रहे थे उसमें इसका पैरेलल वेक्टर अलग था, इसमें इसका पैरेलल वेक्टर अलग था, इसलिए B1 और B2 कर रहे थे। अब दोनों का सेम है, तो फिर वेक्टर बी रहेगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखो, ए वो पॉइंट है जिससे ये पास हो रही है, बी वो पॉइंट है जिससे ये पास हो रही है। अब सपोज करो ए और बी आमने सामने होते तो इन दोनों के बीच का जो दूरी होती A2 माइनस A1 ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाती। बट ऐसा कहीं से गिवन थोड़ी ना है कि ये पॉइंट आमने सामने, तो हमने जानबूझ के अलग अलग लगा दी, हमने जानबूझ के क्या लगा दी, अलग अलग लगा दी। अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो देखो ऐसे समझो इस चीज को कि लेट से ये 2 लाइंस पैरेलल हैं, ओके। ये पॉइंट ए से पास कर रही है, ये पॉइंट बी से पास कर रही है। अब पॉइंट ए और बी आमने सामने होते हैं तो इन दोनों का जो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स निकालते हैं अपन, A1 और A2 माइनस A1 इनके बीच की दूरी हो जाती है। लेकिन किसने कहा भी आमने सामने, ये अलग अलग भी तो हो सकते हैं। तो लेट से कि ए तो है वहां पे और बी है यहाँ पे, अब ये आमने सामने नहीं है। मान लो एक ऐसे, मान लो कि 2 रोज में कुछ लड़के खड़े हैं, कुछ यहाँ खड़े हैं कुछ यहाँ खड़े हैं, तो अगर सेम सेम के बीच की देखें तो वही दोनों के बीच की दूरी है, लेकिन इधर से इधर देखें तो वो बीच की दूरी शॉर्टेस्ट नहीं है ना। तो हमको तो शॉर्टेस्ट चाहिए। तो शॉर्टेस्ट निकालने का तरीका क्या हो सकता है, या तो आप ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये भी शॉर्टेस्ट है, या फिर आप बी से ऊपर परपेंडिकुलर करो, ये भी शॉर्टेस्ट है। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। तो लेट से मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं और वही मेरी शॉर्टेस्ट दूरी है, ये पता करना है। इसको ले लो पी, यानी एपी पता कर लो, ये डी पता करना है, मतलब एपी ही मेरी शॉर्टेस्ट दूरी है। ठीक है, और एक बार ए बी को भी ज्वाइन करो, क्यों, क्योंकि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से तो निकलेगा। ठीक है, और ऐसे मान लो कि इस वेक्टर ए बी की इस लाइन L2 से जो एंगल बनती है वो थीटा है, ऐसे मान लो एक बार के लिए। ये लाइन L1 है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, वेक्टर बी क्या है, इन दोनों का पैरेलल वेक्टर है, इसका भी और इसका भी, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन से तो दोनों का पैरेलल वेक्टर भी सेम। अब सुनिए ध्यान से, अगर ये जो ए बी वैक्टर है इसका L2 के साथ एंगल थीटा है, तो वेक्टर बी के साथ भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि L2 वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है, L2 के पैरेलल है। तो मैं कह सकता हूं एंगल बिटवीन ए बी एंड वेक्टर बी इक्वल टू थीटा, कह सकता हूं। वैसे तो ए बी और लाइन L2 के बीच का एंगल है थीटा, लेकिन वेक्टर बी L2 के ही तो पैरेलल है, तो ए बी और बी के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अब 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल का कॉन्सेप्ट अभी अपन यहाँ लगाने वाले हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, ए बी तो मैं निकाल सकता हूं क्योंकि ए और बी पता है मुझे, और ए पी मुझे निकालना है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके बताएं कि ए बी और ए पी का रिलेशन कैसे होगा। ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा।
तो साइन थीटा कैसे निकालूंगा मैं, एपी, जिसको मैं डी लिख देता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमको एक्चुअली चाहिए, डिवाइडेड बाय ए बी, और ए बी को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ये साइन थीटा है। अब इधर से आओ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या टू लाइंस जब अपन निकालते हैं तो आप साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं, आप कॉस थीटा से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा से निकला है तो यहाँ पे भी साइन थीटा से निकालो। तो साइन थीटा से कैसे निकालते थे याद करो, साइन थीटा से हम ऐसे निकालते थे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, कॉस थीटा से तो निकालते थे डॉट प्रोडक्ट से, और साइन थीटा से निकालते थे क्रॉस प्रोडक्ट से। तो वेक्टर ए बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, आगे बोलो, डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, और क्योंकि थीटा नेगेटिव ना आ जाए तो मॉडुलस भी लगाते हैं। तो यहां से साइन थीटा ये निकला, यहां से साइन थीटा ये निकला, तो एल एच एस इक्वल टू एल एच एस, तो आर एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। तो जब मैं आर एच एस को आर एच एस से इक्वेट करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी से भी कट गया। ओके, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या निकली, डी इक्वल टू, बोलो, वेक्टर ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी से, उसका नेगेटिव ना है इसलिए मॉडुलस, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, कई बार बुक में ये बी पहले है ए बी बाद में, तो देखो ए बी और बी, ए बी का बी से क्रॉस प्रोडक्ट करें या बी का ए बी से क्रॉस प्रोडक्ट, कम्यूटेटिव तो नहीं है, अलग अलग वेक्टर्स आएंगे लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, क्योंकि ए बी का बी से क्रॉस प्रोडक्ट कराऊं या बी का ए बी से क्रॉस प्रोडक्ट कराऊं, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। हमने सीखा है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। तो वेक्टर्स अगर नेगेटिव हो तो उनकी लेंथ तो बराबर होगी ना, तो इसलिए हमने मॉडुलस लगा दिया, तो फर्क नहीं पड़ता कि ए बी को पहले लिखें या बी को पहले लिखें, या बी को पहले लिखें या बी को बाद में लिखें। नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो डायरेक्शन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पैरेलल लाइंस के बीच की। ए बी तो ए और बी आपको गिवन होगा ना बेटा, एल वन में जो वेक्टर ए वन है यही तो ए है, इसका पोजीशन वेक्टर है, और इसमें जो ए टू है वो बी है, और बी इनका डायरेक्शन। अब कुल मिला के जब स्क्यू लाइंस थी तो चार चीजें गिवन होती थी, ए वन ए टू बी वन बी टू, जहाँ पे ए वन ए टू तो पॉइंट्स होते थे और बी वन बी टू डायरेक्शन होते थे। यहाँ पे तीन चीजें गिवन होगी क्योंकि डायरेक्शन तो सेम हो गई, तो ए वन ए टू बी, बी वन बी टू ना होके बी, तो ए वन ए टू बी तीन चीजें हैं, तो ए बी तो निकल जाएगा ए टू माइनस ए वन से, और बी तो गिवन है ही। ओके, ठीक है, चलो तो इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, यही सब मैंने कहा, बी का पोजीशन वेक्टर ये, ए का पोजीशन वेक्टर ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बीपी ले लिया मैंने हाल फिलहाल, बी वेक्टर दोनों से पैरेलल है। लेट एल वन एंड एल टू बी टू पैरेलल लाइंस विद द गिवन इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होंगी बोलो, एल वन की इक्वेशन होगी ए वन प्लस लैम्डा बी, और आर एल टू की क्या होगी, आर इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी, यानी बी वन और बी टू ना करके बाकी सब सेम है ना, ये भी अलग अलग होगा, ये तो अलग अलग है ही, सी दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, यहाँ तो सेम होता ही है ना, इक्वेशन में वेक्टर आर तो आता ही है एलएचएस पार्ट में। ठीक है, आइए, तो अब ए वन और ए टू तो वो दो पॉइंट्स हैं, ए और बी उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, जहां से एल वन और एल टू पास हो रही हैं, थ्रू विच द लाइंस आर पासिंग, और एल वन और एल टू एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे। ठीक है ना, तो वो डायरेक्शन वेक्टर हमने बी ले लिया, सो वेक्टर बी इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ बोथ द लाइंस एल वन एंड, दोनों का सेम है अब की बार, है ना, बी वन बी टू अलग अलग नहीं है। आगे करते हैं, तो हमने बीपी परपेंडिकुलर एल वन बना लिया, तो बीपी मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मुझे पता करनी है, चाहे से ऊपर से नीचे बनाओ या नीचे से ऊपर, हमने ऊपर से नीचे बना दिया बीपी, वो हमारी परपेंडिकुलर दूरी है एल वन एंड टू, उसको डी से डिनोट कर दो। अब डी पता करना हमारा काम है। ठीक है, सो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड एल वन, तो वी कैन से थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी, एल वन पैरेलल है बी से, तो ए बी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी क्रॉस बी होता है, वो क्या होता है, वेक्टर ए बी वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। तो वहां से एंगल निकालने का तरीका हमने क्या सीखा था, मॉडुलस लगा दिया था तो एन कैप खत्म हो गया था, है ना। तो यहाँ से साइन थीटा कैसे निकाले थे, इसके नीचे आ गया था ये इन्होंने एंगल निकालने का तरीका भी बताया है, जबकि अपन चाहो तो साइन थीटा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसके नीचे आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट को उसके मैग्नीट्यूड से, अगर कॉस थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट, और अगर साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट। सो साइन थीटा क्यों निकाला, क्योंकि इक्वेशन टू में भी साइन थीटा ही निकल रहा है, अगर इक्वेशन टू में कॉस थीटा निकलता तो यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट से कॉस थीटा निकाल देता। तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, ये इक्वेशन वन बन गई, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज करो क्लास 10th में, तो उसमें एंगल बीपी 90 डिग्री है, तो साइन थीटा ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट साइड बीपी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं ए बी लिखता हूँ, लाइन सेगमेंट लिखता हूँ तो ए बी, और वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। इक्वेशन वन एंड टू को इक्वेट किया हमने, तो इक्वेशन वन एंड टू से हमको क्या मिला, बीपी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल टू, ये इक्वेशन वन का आरएचएस है, ये इक्वेशन टू का आरएचएस है, तो यहाँ से ये पार्ट तो कट गया, तो बीपी तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, तो डी इक्वल टू बीपी इक्वल टू ए बी को और खोल दिया हमने, ए टू माइनस ए वन
वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बी से कराओ और मैग्नीट्यूड। अब आपकी बुक में हो सकता है ये बी पहले, चेक करो बी पहले है ना, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्यों लिखा है पहले इसको, क्योंकि स्क्यू लाइन्स में भी ये पहले, चेक करो स्क्यू लाइन्स के फॉर्मूला में भी ये पहले है, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ज्यादा बेहतर इसको पहले लिख दो। क्योंकि वैसे भी आप यहाँ पे बार्स लगा रहे हो, तो बार्स लगा रहे हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो एक सेम ही आएगा, चाहे से इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट या उसका उससे क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट 11.3 का प्लेन इन 3D को अपन डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज टुमारो। कल अपन एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, ताकि कल हम एक्सरसाइज शुरू करें। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टिपिकल है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट पिछले इंट्रोडक्टरी पार्ट के भी रिवाइज करके, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।